गुड मॉर्निंग। आज शुरू करें संविधान। और संविधान में हम देखेंगे आर्टिकल्स, अनुच्छेद, और वो भी सिर्फ 60 आर्टिकल्स। ये 60 आर्टिकल वो हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो संविधान के सारे आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, सभी को जानना ही चाहिए। और वैसे भी संविधान के प्रति एक समझ विकसित करने के लिए सारे आर्टिकल को विस्तार से पढ़ना ही चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि परीक्षाओं में कुछ आर्टिकल अक्सर पूछे जाते हैं। इनको छांटना तो वैसे मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि ये 60 आर्टिकल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। ठीक है, तो हम शुरू करें। आर्टिकल कौन कौन से वो 60 आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले जिक्र होगा किसका? आर्टिकल 1। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि आर्टिकल के साथ हमको भाग भी देखना होता है। बस समझ में आ रही है? पार्ट, अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। तो ये जो प्रमुख पार्ट हैं अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो भी मैं साथ में उल्लेख कर दूंगा। जैसे आर्टिकल 1 की बात हो रही है तो ये कौन से भाग में है? भाग 1, पार्ट 1। और एग्ज़ाम में इसको अक्सर पूछा गया है कि संविधान के भाग 1 का विषय क्या है। तो याद रखिएगा, संविधान का भाग 1, पार्ट 1, इसका विषय क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र मतलब ये कि इसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, इसके बारे में विस्तार से वर्णन कौन से भाग में है? भाग 1। और भाग 1 की व्याख्या कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? तो याद रखिएगा, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, और इन अनुच्छेदों में, इन आर्टिकल्स में हमको देखना होता है 2 आर्टिकल, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 की बात करें हम, आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1, इसमें हम देखते हैं हमारे देश का नाम बताया गया है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में हमारे देश का नाम बताया गया, नाम का उल्लेख किया गया है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1। और इसमें बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, इसके बारे में मैं, ये नाम कैसे पढ़े इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 में इस देश का नाम बताया गया भारत अर्थात इंडिया। और साथ में ये भी बताया गया है कि ये राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। बात समझ में आ रही है आपके? एग्ज़ाम में इसको भी बहुत पूछा गया है कि संविधान के अनुसार हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ है या संघीय राज्य है? याद रखिएगा, जो देशों में जो सिस्टम है वो 2 प्रकार का सिस्टम है। एक तो राज्यों का संघ और दूसरा संघीय राज्य। राज्यों का संघ भारत है, संघीय राज्य एग्जाम्पल USA, अमेरिका। सिस्टम में अंतर क्या है? मूल अंतर हम देखें, जो मुख्य अंतर की बात करें तो राज्यों के संघ में केंद्र और राज्य की तुलना में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली रखा गया है। बात समझ में आ रही है? जबकि संघीय राज्य की बात होती है तो वहाँ पर केंद्र की तुलना में राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि स्टेटमेंट लिखे होते हैं और स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो याद रखिएगा, जैसा भी एग्ज़ाम में है स्टेटमेंट या कुछ भी, तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। क्या? कि हमारा जो राज्यों का संघ है, ये संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, कोई समझौता नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? समझौता नहीं हुआ है कि सभी राज्य इतने समय, जी नहीं, ये संविधान के तहत व्यवस्था की गई है। और यही कारण है कि किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। किसी भी राज्य को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि वो समझौते का परिणाम नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। जो भी स्टेटमेंट आएंगे इसी से मिलते जुलते आएंगे। और ये स्टेटमेंट जरूर रहेगा कि भारत से राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं है, या भारत जो संघ है वो किसी समझौते के कारण नहीं है, बल्कि किसके कारण है? संविधान के तहत है।
भारत में किसी भी हिस्से को अलग करना है, किसी भी हिस्से को जोड़ना है, ये अधिकार राज्यों को नहीं है, बल्कि किसको दिया गया है? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया गया है। संसद को ये अधिकार है कि वो भारत में किसी नए क्षेत्र को जोड़ सकती है, भारत से किसी क्षेत्र को अलग कर सकती है। तो खैर आप याद रखिएगा, भारत क्या है? इंडिया ये राज्यों का संघ है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है कैसा है? राज्यों का संघ है। जबकि यूएसए में आप जाए तो वहाँ पे राज्यों को इतनी आज़ादी, इतनी स्वतंत्रता है कि राज्य अपनी नागरिकता अलग देते हैं, केंद्र अपनी नागरिकता अलग देता है। हमारे यहाँ ऐसा है क्या? जी नहीं, हमारे यहाँ नागरिकता सिर्फ केंद्र ही देगी। राज्यों को कोई स्वतंत्रता है ही नहीं कि वो नागरिकता दे सकें। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और इस सिस्टम में हमेशा केंद्र को ज़्यादा पावरफुल रखा जाता है। तो इस आर्टिकल को बिल्कुल याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 1, ठीक है। इसमें पहली चीज़ भारत का नाम बताया गया है और भारत के सिस्टम को भी बताया गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। याद रहेगा सभी को। इसके बाद अगला प्रमुख आर्टिकल हम देखें तो वो है आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नए राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है। कैसे? इसके लिए भारत की संसद को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी राज्य के, कोई भी राज्य, जितने भी राज्य हैं 28 के 28, उनमें से किसी के भी क्षेत्र में, इसमें क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र को छोटा या बड़ा कर सकती है, या नाम में परिवर्तन कर सकती है, या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। कहने का मतलब किसी भी राज्य के क्षेत्र में, नाम में, सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कौन करेगा? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको मिला हुआ है? भारत की संसद को मिला हुआ है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। और इन्हीं सब का प्रयोग करते हुए संसद क्या करती है कि भारत में नए राज्य का गठन करती है। तो याद रखिएगा, नए राज्य का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3। कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ संसद। और ये नए राज्यों का जब गठन की बात आती है, जब इसमें क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन आएंगे, तो 2 चीज़ें यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि नए राज्यों के गठन करने का जो विधेयक होगा, उस विधेयक को सदन में रखने के पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना अनिवार्य है। मतलब सदन में बाद में रखेंगे, पहले आप राष्ट्रपति की मंजूरी लेंगे तब सदन में रखेंगे। बाकी विधेयकों में क्या होता है? बाकी विधेयकों में पहले सदन में रखा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ पहले राष्ट्रपति की सहमति ली जाएगी और उसके बाद फिर सदन में उसको रखा जाएगा। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की सहमति पहले ली जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर सदन में रखा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे विधेयक को, नए राज्य के गठन वाले विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नए राज्यों के गठन के लिए किस प्रकार का प्रक्रिया? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, 2/3 राज्यों की सहमति, ऐसे ऑप्शन में रहते हैं। तो याद रखिएगा, नए राज्यों के गठन का जो विधेयक होगा वो साधारण बहुमत से सदन में पारित माना जाएगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 और ये प्रावधान। तो अगला अनुच्छेद देखें। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 11। और आर्टिकल 11 का संबंध किससे है? नागरिकता। तो यहाँ पर भी आपको कौन से भाग का विषय है ये आपको देखना जरूरी है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में या किस पार्ट में उल्लेखित है। तो याद रखिएगा, भाग कौन सा है? भाग 2। और विषय क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। और इसकी व्याख्या हम देखें कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है, तो इसको भी याद कर लें। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक इसकी व्याख्या की गई है। और हम देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता रखी गई है। तो याद रखिएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, ठीक है। और ये प्रावधान हमारे यहाँ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो इन सारे आर्टिकल में सबसे प्रमुख आर्टिकल है अनुच्छेद 11। और अनुच्छेद 11 ये महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि ये साफ स्पष्ट कर देता है कि भारत में नागरिकता के संबंध में किसी भी प्रकार का नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होगा? संसद को दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ संसद ही भारत में नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। इस मामले में राज्यों को कोई स्वतंत्रता, कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 11, याद रहेगा सभी को। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत की संसद के द्वारा पहली बार नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया। कब? याद करिए कब? 1955 में, 1955 में पहली बार नागरिकता अधिनियम बनाया गया। और उस समय से लेकर अभी तक हम देखें तो इसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। जो सबसे लेटेस्ट, जो सबसे नवीनतम संशोधन है, ये हुआ है 2020 को। 10 जनवरी 2020 को नया संशोधन लागू हो गया है। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम। कौन सा? 2019। ठीक है, और ये किस समय से लागू हुआ? तो याद रखिएगा 10 जनवरी 2020 को ये देश में लागू हो गया। बात समझ में आ रही है? और इस संशोधन के द्वारा प्रावधान क्या किया गया है? इस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि 3 पड़ोसी देशों के, कौन कौन से 3 पड़ोसी देश? तो याद रखिएगा, इसके द्वारा प्रावधान क्या किया गया है? 3 पड़ोसी देश, एक तो है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, और तीसरा देश कौन सा है? बांग्लादेश। इन तीनों के जो प्रवासी भारतीय हैं, इन तीनों देशों से आए हुए ऐसे भारतीयों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई है कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हों। बात समझ में आ रही है? 31 दिसंबर 2014 के बाद मतलब 2015 आ गया। तो 2015 में अगर 1 जनवरी से लेकर अभी तक अगर कोई व्यक्ति यहाँ से आया है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसे इन तीनों देश से आए हुए ऐसे लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी भारत की, जो इस तारीख से पहले भारत में आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन एक और इसमें बता दी गई है कि कौन कौन से धर्म के लोगों को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक तो इन देशों के हिंदू, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? सिख, उसके बाद कौन है? तो याद रखिएगा जैन, और उसके बाद कौन है? बौद्ध, और उसके बाद कौन है? ईसाई, और कौन है उसके बाद लास्ट में? पारसी। सिर्फ 6, याद रखिएगा। इन्हीं 6 धर्म के लोग जो 2014 के पहले इन तीनों देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों से अगर भारत में आ चुके इस तारीख के पहले और वो इस धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, दे दी जाएगी। तो ये संशोधन किया गया 2019 में, और ये संशोधन लागू कब से हो गया? तो याद रखिएगा, इस डेट को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 10 जनवरी 2020 से ये पूरे देश में लागू हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो नागरिकता के संबंध में आर्टिकल 11 को याद रखिएगा, पहली चीज़, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि सिर्फ संसद को अधिकार दिया गया है। नागरिकता संबंधी कानून पहली बार बनाया गया, ठीक है। और नागरिकता संबंधी अधिनियम में नया संशोधन ये किया गया। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। खासकर ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद ही रखने चाहिए, अभी एग्ज़ामों में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
और मौलिक अधिकारों को लेकर अक्सर उसका भाग तो पूछा ही गया है। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कौन से भाग में हैं? कौन से भाग में मौलिक अधिकार? भाग 3। और कहाँ से कहाँ तक इसकी व्याख्या की गई है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, किस देश से लिया गया हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को? आप कमेंट करके बताइएगा आंसर कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं। बहरहाल मौलिक अधिकार, पहली चीज़ तो इनके लगभग सारे आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ को छांटेंगे, कुछ को रखेंगे, कुछ को छोड़ेंगे। लेकिन आपको ये 6 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये तो बिल्कुल याद ही रखना है कि पहला मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, दूसरा कहाँ से कहाँ तक। तो पहला हम देखें, पहला मौलिक अधिकार आपका कौन सा है? समानता का अधिकार। तो बिल्कुल याद रखें कि समानता के अधिकार का उल्लेख कहाँ से लेकर कहाँ तक किया गया है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसकी व्याख्या की गई है। इसके बाद हम देखेंगे मेन कौन सा, उसको छाटेंगे। लेकिन इन 6 मौलिक अधिकारों को उनके आर्टिकल से आपको याद रखना ही होगा। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है आपका? है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कौन से आर्टिकल में है? तो कौन से आर्टिकल में, जल्दी से कमेंट करके बताइए, लिखते तक। 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, 19, 20, 21, 22। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा? तो हम देखें, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है? सिर्फ 2 आर्टिकल है। कौन कौन सा, मन में बताइए। एक है 23, 23 और दूसरा है 24। ठीक है, और चौथा मौलिक अधिकार वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और ये उल्लेख में आया कहाँ से कहाँ तक? 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, पांचवा कौन सा है? और पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इनको आपको बिल्कुल याद करना होगा, आप इनसे बच नहीं सकते। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर क्या, मतलब बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सरल टाइप का क्वेश्चन है कि समानता के अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल से लेकर किस। तो ये बेसिक चीज़ें, ये तो आपको संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये भी 2 आर्टिकल में है, एक है 29 और दूसरा है 30। और छठवां और अंतिम मौलिक अधिकार कौन सा है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 32। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, इनसे आप बच नहीं सकते। आप इनको बिल्कुल ऐसे ही हूबहू आपको याद करना ही पड़ेगा। ये संविधान के बड़े ही सरल टाइप के क्वेश्चन माने जाते हैं, और यही कारण है कि जो 50% जो सरल क्वेश्चन आते हैं पूरे जीएस में, उनमें ये ज़रूर रहते हैं। तो आप इनको ज़रूर याद करके रखें, कॉमन चीज़ है। इनमें से हम देखें प्रमुख आर्टिकल, तो हम देखें प्रमुख आर्टिकल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमुख आर्टिकल की बात होगी आर्टिकल 14, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। भारत में हर व्यक्ति को कानून समान संरक्षण प्रदान करेगा, बिल्कुल समानता देखेगा। बात समझ में आ रही है? चाहे वो व्यक्ति भारतीय हो, चाहे वो व्यक्ति विदेशी हो। कहने का मतलब ये है कि क्या भारतीय क्या विदेशी, आर्टिकल 14 के तहत कानूनी समानता का अधिकार हर किसी को मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये विदेशियों को भी उतना ही मिला है जो भारतीयों को है, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद रहेगा। दूसरा आर्टिकल हम देखें, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16
और ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, पता नहीं कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। भारत में हर व्यक्ति को अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास करने के लिए एक जैसे अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अवसर की समानता, इसको तो आपको याद करना ही है। साथ में इसमें एक और चीज़ आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे आने वाले समय के। कौन सा? कि आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी में हम देखिए भारत में आरक्षण का प्रावधान एक है 16(4) और दूसरा है 15(4). ठीक है, तो इन्हीं दोनों आर्टिकल के तहत 16(4) और 15(4), इन्हीं के 16 ब्रैकेट में 4, 15 ब्रैकेट में 4, बात समझ में आ रही है? इन्हीं दोनों अनुच्छेदों के माध्यम से भारत में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा, अवसर की समानता आर्टिकल 16 याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद अगला आर्टिकल देखें तो आर्टिकल है अनुच्छेद 17। पता नहीं कितने ज़्यादा बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। किस नाम से पूछा गया है? अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है? या फिर क्या पूछा गया है? छुआछूत का उन्मूलन हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 17 भारत में छुआछूत या अस्पृश्यता या अंग्रेजी में कहें अनटचेबिलिटी को समाप्त घोषित करता है, को अवैध घोषित करता है। और न केवल अवैध या समाप्त घोषित करता है, ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अस्पृश्यता की भावना को बढ़ाने वाला काम किया, बढ़ावा देने वाला कोई काम किया, तो वो अपराध माना जाएगा हमारे संविधान की नज़र में। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगला प्रमुख आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 18। और आर्टिकल 18 में वैसे तो उपाधियों का अंत है। हमको मालूम है ब्रिटिश शासन में बहुत सारी उपाधियां बांटी गई, राय बहादुर, खान साहब, खान बहादुर, सर, नाइटहुड। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसने क्या किया? ये सारी उपाधियां समाप्त कर दिया। क्यों? ताकि संविधान की नज़र में हर व्यक्ति बराबर रहे। हमारे संविधान में कहा गया ना, संविधान सबसे बड़ा है। संविधान के सामने कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। संविधान की नज़र में हर व्यक्ति समान है। तो इस समानता की भावना को प्रतिपादित करने के लिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हमको इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात देखनी है वो ये कि इसी अनुच्छेद 18 के तहत भारत में 4 अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। 4 अलंकरण कौन कौन से प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, एक है भारत रत्न, ठीक है, दूसरा है पद्म विभूषण, सेकंड नंबर का है ना, विभूषण, ठीक है, और एक है पद्म भूषण, वी को हटा दें तो सिर्फ भूषण, और एक और है कौन सा? पद्मश्री। ठीक है, तो ये 4 अलंकरण कौन से अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि भारत में सिर्फ यही 4 ऐसे अलंकरण हैं जो संविधान के तहत दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। परमवीर चक्र भी संवैधानिक नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इनको आर्टिकल 18 को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उपाधियों के अंत के कारण नहीं, बल्कि इन 4 अलंकरण को दिए जाने के कारण हमको देखना। आर्टिकल देखें हम, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। पहला आर्टिकल 19 और 19 के तहत हम देखें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भारत में हर एक व्यक्ति को ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 19(1) के तहत दी गई हैं। देख रहे हैं आप, 19 ब्रैकेट में 1, उसके बाद ए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, इनका सही क्रम बताइए, ए बी सी डी, या फिर इसी के बदले में क ख ग घ या अ ब स द, जैसा भी। तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल 19
वन अ, ये क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मतलब विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है। आपके पास आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसी आर्टिकल को प्रेस की स्वतंत्रता भी कहा गया है। प्रेस, मीडिया की जो स्वतंत्रता है, जिसके तहत मीडिया आपको, उसके लिए किसी भी अलग से अनुच्छेद की व्यवस्था नहीं की गई है। याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब कौन सा है? आर्टिकल 19 नहीं, बल्कि आर्टिकल 19 ब्रैकेट में 1 और उसके बाद ए। बात समझ में आ रही है? और हम देखें इसी आर्टिकल 1A, ये क्या है? आपको मनपसंद विवाह करने की आज़ादी देता है। भारत में हर किसी एडल्ट को, जो एडल्ट हो चुका है, उससे अपना मनपसंद विवाह करने की आज़ादी है। बात समझ में आ रही है? और ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के तहत मिली हुई है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 19 1A। ठीक है। इसी प्रकार से झंडा, हमको मालूम है कि भारत में हर एक व्यक्ति को हमारे राष्ट्रीय झंडे को अपने घर के ऊपर, अपने निवास स्थान के ऊपर फहराने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इस अधिकार का प्रयोग जो नियम है उनके तहत ही किया जाना चाहिए, कि सूर्यास्त और जो सूर्योदय का जो नियम है झंडे को लेकर, उनको फॉलो करते हुए आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप झंडे को, राष्ट्रीय झंडे को अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत है? ज़रूर आएगा, एग्ज़ामों में ज़रूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा 19 1A। बात समझ में आ रही है? तो आप देख रहे हैं 19 1A सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि साथ में प्रेस की स्वतंत्रता, मन पसंद विवाह की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की, बहुत सारी बातें इसमें। याद रखिएगा, यहाँ पर एक ख़ास बात ये कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन किंतु परंतु आप ऐसा कोई भी विचार व्यक्त नहीं कर सकते जिससे देश की एकता, देश की अखंडता पर नुकसान पहुंचता हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का जुर्म दर्ज किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला किंतु परंतु ये है कि आप देश की एकता के खिलाफ विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। दूसरा आपको बोलने की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन आप किसी व्यक्ति के मान मर्यादा का हनन नहीं कर सकते। अगर आपके विचारों से किसी व्यक्ति के मान मर्यादा का हनन हुआ है तो वो व्यक्ति भी स्वतंत्र है आपके ऊपर मानहानि का दावा करने के लिए। तो ये दो किंतु परंतु को ध्यान रखकर आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। ठीक है। हम देखें दूसरी स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 1B, और ये स्वतंत्रता क्या कहती है? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आपको सम्मेलन करने की पूरी स्वतंत्रता है। देखेंगे कवि सम्मेलन होता है, या सामाजिक सम्मेलन होते हैं, या मजदूरों का सम्मेलन होता है, या नेताओं का सम्मेलन होता है। कौन से आर्टिकल के तहत ये स्वतंत्रता मिली है? आर्टिकल 19 1B। याद रखिएगा, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन ये सम्मेलन कैसे होने चाहिए? बगैर अस्त्र शस्त्र के होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? शांतिपूर्वक उद्देश्यों को लेकर होना चाहिए। देखे होंगे आप, अक्सर न्यूज़ में आता है, खबर में कब, कि 5 लोग रात को 2 बजे डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए, सम्मेलन करते हुए पकड़े गए। तो सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या था उनका? डकैती करना। बात समझ में आ रही? उनका उद्देश्य क्या है? शांति नहीं है, शांति फैलाना। तो बात समझ में आ गई होगी। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 19 ब्रैकेट में 1, फिर उसके बाद B। बिल्कुल इनको क्रम से याद करिएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, आजकल एग्ज़ाम वाले इनका क्रम पूछने लगे हैं। इनको सही क्रम में असेंबल करिए, बिल्कुल रटना होगा आपको। आप इसको रटने से बच नहीं सकते। ठीक। हम देखें संघ बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन देखेंगे, छात्रों के यूनियन होते हैं, मजदूरों के यूनियन होते हैं, किसानों के यूनियन, किसान क्या मुक्ति मोर्चा, किसान अभी बहुत चल रहा आंदोलन, तो किसानों के यूनियन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के यूनियन होते हैं। तो ये यूनियन, याद रखिए, यूनियन का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
शांति कायम रखना। तो ऐसे उद्देश्यों को लेकर यूनियन बनाने की आज़ादी हमको भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(c) से मिला हुआ है। ये ABC को बहुत ध्यान रखेगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। 19(1) ये ABCDEF ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगली स्वतंत्रता है भ्रमण। आपको घूमने की पूरी आज़ादी है, आप भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन जहां आपको अनुमति दी गई वहीं। बात समझ में आ रही है? जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, जो निषेधित क्षेत्र हैं, वहां आपको घूमने की आज़ादी नहीं दी गई है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा हम देखें तो भ्रमण करने की आपको पूरी आज़ादी है। और हम देखें निवास करने की स्वतंत्रता, कौन से आर्टिकल में? 19(1)(e) निवास। आपको निवास करने की पूरी आज़ादी है, भारत में कहीं पर भी निवास, आप कहीं पर भी ज़मीन खरीदें और वहाँ मकान बना। लेकिन सरकार ने अगर कुछ कहीं रोक लगाया है, बात समझ में, जैसे हम देखें जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में भी है, अभी उत्तराखंड के लोग भी ये मांग कर रहे हैं भूमि अधिकार कानून। तो सरकार इस मामले में ऐसे नियम बनाती है वहाँ के स्थानीय लोगों को संरक्षित करने के लिए कि वहीं के लोग ही ऐसा कुछ नियम कानून बनाती है। तो अगर सरकार ने ऐसा नियम कानून बनाया तब आप संपत्ति नहीं खरीद सकते, तब आप भूमि नहीं खरीद सकते। लेकिन जहाँ नियम कानून नहीं है वहाँ आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। तो याद रखिएगा निवास करने की आज़ादी कौन से? ई में है। और एफ में क्या है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आपको भारत में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी है। अगर आप सोचते हैं कि मैं शराब बेचूंगा, भांग गांजा, वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई है। तो वो नियम, वो लाइसेंस, ये सबको आप फॉलो कर लीजिए, आप उनका भी व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो लाइसेंस नहीं लेते हैं, वो नियम को फॉलो नहीं करते हैं और शराब, भांग, गांजा इन सब का व्यवसाय करते हैं तो गैर कानूनी माना जाएगा। तो भारत में हर व्यवसाय के लिए कुछ नियम बनाए गए, उन नियम को फॉलो करिए, इसके बाद आपको व्यवसाय करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो इन आर्टिकल को खासकर ये ABCDEF इस क्रम में आप जरूर याद करें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में इनका क्रम पूछा जाता है, ठीक। एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि 6 के 6 अधिकार, 19 के जो 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे देश में आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, आपातकाल की दशा में ये 6 के 6 जो स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं तुरंत प्रभाव से निलंबित हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। बात समझ में आ रही है? समाप्त करने का अधिकार भारत में किसको है? चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में इन 6 स्वतंत्रताओं को समाप्त कौन कर सकता है? याद रखिएगा, निलंबित नहीं कर रहा हूँ, समाप्त कौन कर सकता है? तो आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। बहरहाल यहाँ पर बात यह है कि जब भी देश में इमरजेंसी लागू होगी वैसे ही ऑटोमेटिक ये 6 स्वतंत्रताएं आपसे छिन जाती हैं। पूरे इमरजेंसी के दौरान ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित रहती हैं और जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है वैसे ही ऑटोमेटिक फिर से लागू हो जाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो आर्टिकल 19 बिल्कुल याद महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम देखें अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20, ठीक है। और आर्टिकल 20 का एक प्रावधान आप याद रखिएगा, एक प्रावधान के कारण ही वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है कि भारत में एक बार के अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। एक बार के अपराध के लिए 2 बार सज़ा का प्रावधान भारत में प्रतिबंधित है। बात समझ में आ रही है? तो एक अपराध एक ही सज़ा, ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 20। याद रखिएगा, इस विषय पे एक फिल्म बन चुकी है, फिल्म का नाम था अंधा कानून। अमिताभ बच्चन की बहुत प्रसिद्ध पिक्चर है वो अंधा कानून, और वो पूरी फिल्म आर्टिकल 20 पे ही बनी हुई है। आप कभी वक्त मिले तो देख लीजिएगा। बहरहाल एक अपराध के लिए एक बार सज़ा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 20, याद रखिएगा आप। इसके बाद अगला प्रमुख आर्टिकल देखें तो वह है आर्टिकल 21, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये, ठीक है।
आर्टिकल 21 क्यों? क्योंकि इसके तहत हमको मौलिक अधिकार है कि हमारे प्राण और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। भारत में हर एक व्यक्ति के प्राण और शरीर को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं का मतलब क्या हुआ? खुद को भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? खुद को भी नहीं है। और यही कारण है, खुद को भी नहीं होने के कारण भारत में आत्महत्या का प्रयास करना गैर कानूनी घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको मौलिक अधिकार दिया गया है कि आपके शरीर, आपके प्राण को नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा सकता। कोई भी नहीं मतलब आप भी नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए आत्महत्या का प्रयास गैर कानूनी बताया गया है। तो याद रखिएगा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21। बात समझ में आ रही है? और इसी आर्टिकल 21 में आगे चल के जोड़ा गया 21 का, और आर्टिकल 21 का जोड़कर इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और क्या, और साथ में निःशुल्क, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार के द्वारा हर बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन बच्चों का मौलिक अधिकार है। मतलब ये कि अगर वो बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं तो उनके माँ बाप जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे, बल्कि कौन जिम्मेदार माना जाएगा? सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अधिकार बच्चों को कब से दे दिया गया? याद रखिएगा 2010 से देश में लागू कर दिया गया है। बात समझ में आ रही सभी के? इसके अलावा हम देखें इसी आर्टिकल 21 में एक बहुत ही चर्चित कह लें या महत्वपूर्ण कह लें, एक नया मैटर आया है। याद करिए बीच में सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया था कि आप अपना आधार कार्ड यहाँ शो करें, वहाँ दर्ज करें, वहाँ दिखाएं, वहाँ। बात समझ में आ रही है? तो कोई व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, याद रखिएगा कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 21। ये निजता का अधिकार भी हमको देता है कि हमारी प्राइवेसी को ओपन करने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई ओपन नहीं कर सकता। मतलब हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं, और आधार कार्ड वगैरह क्या हमारी प्राइवेसी है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में है। ठीक है, 21 का में क्या है? शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार। याद रहेगा सभी को? तो आप इनको याद कर लीजिए। तो अगला आर्टिकल हम देखते हैं, और अगला आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद पिछली बार कौन सा 21 हुआ था? अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22। और आर्टिकल 22 और 23 दोनों आर्टिकल 22 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के अधिकार में 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल हैं। तो ये 22 क्या है? तो याद रखिएगा ये हमको बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण देता है। ये बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का मतलब क्या हुआ? तो याद रखिएगा कोई भी अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है, ठीक है? कोई भी अधिकारी का मतलब कोई भी हैरा गैरा नहीं, जिसको अधिकार मिला हुआ है वही गिरफ्तार करेगा ना। सीधी सी बात, आपको गिरफ्तार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुलिस को है, और किसी को नहीं। और कोई अगर गिरफ्तार करता है तो ये गैर कानूनी है। बहरहाल कोई अधिकारी अगर आपको गिरफ्तार करता है तो ऐसी दशा में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, 3 अधिकार दिए गए हैं। याद रखिएगा, पहला अधिकार है कारण। आपको कारण बताने का, कारण जानने का अधिकार है कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो बिना कारण बताए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कारण जानना आपका मौलिक अधिकार है। तो आपको पहली चीज़ कारण बताना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ हम देखें, अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। मतलब वो पुलिस अधिकारी आपको 24 घंटे से ज़्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकता।
गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, इस 24 घंटे में वो समय शामिल नहीं है जब न्यायालय बंद हो, छुट्टी हो। जैसे आपको सैटरडे को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, संडे तो कोर्ट बंद रहता है, मंडे को ही पेश किया जाएगा, तो इस संडे का जो छुट्टी का दिन है वो इस 24 घंटे में शामिल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। और तीसरा अधिकार इस आर्टिकल 22 के तहत आपको दिया गया है कि आप मनपसंद वकील चुन सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अपना पक्ष रखने के लिए मनपसंद वकील चुनने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। ये तीनों प्रकार का मौलिक अधिकार आपको कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 22 के तहत ये दिया गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अगला हम देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसमें 2 आर्टिकल हैं, दोनों याद करना होगा आपको। एक है आर्टिकल 23 और 23 में क्या कहा गया है? 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो बेगारी को प्रतिबंधित किया गया है। बेगारी क्या होता है? बेगारी का मतलब होता है बगैर वेतन के काम कराना। आप किसी से काम करा रहे हैं और उसका पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? बेगारी। और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत गैर कानूनी माना गया है। आपके ऊपर जुर्म दर्ज किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसी आर्टिकल 23 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मानव व्यापार। मानव व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब आप मनुष्य की खरीदी और बिक्री नहीं कर सकते। दोनों गैर कानूनी हैं। मनुष्य की खरीदी करना भी गैर कानूनी है और मनुष्य की बिक्री करना भी गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान अनुच्छेद 23 के तहत इसको प्रतिबंधित करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। हम देखें आर्टिकल 24, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम छोड़ नहीं सकते। आप सोचते हो लाइन से सब तो करा रहे हैं फिर छोड़ेंगे क्या? छोड़ने के लिए बहुत सारा, लेकिन यहाँ छोड़ना पॉसिबल नहीं है। 24 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप व्यावसायिक क्रियाकलाप में उपयोग नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर जुर्म दर्ज होगा। यही कारण है कि आप किसी होटल में जब नाश्ता वगैरह करने जाते हैं तो उस होटल में सामने ही लिखा रहता है कि हमारे संस्थान में 14 वर्ष से कम उम्र का कोई कर्मचारी नहीं है, लिखा हुआ आप देखे होंगे। ये बात अलग कि आप वहीं देखे होंगे कि जो चाय और नाश्ते की जो प्लेट होती है, कप होते हैं, उसको धोने वाला जो बच्चा है या चाय नाश्ता जो भी सर्व कर रहा है वो कौन होता है? वो छोटू जो है वो अंडर 14 ही होता है, जबकि वहाँ लिखा है 14 वर्ष। बात समझ में आ रही है। तो है संविधान में व्यवस्थाएं हैं। समस्या हमारे यहाँ संविधान की नहीं है, हमारे यहाँ सबसे मुख्य समस्याएं हैं संविधान को बेहतर तरीके से लागू करने की। अगर ये बेहतर तरीके से लागू हो जाए तो विश्व का सबसे अच्छा संविधान तो भारत का ही है। खैर, आर्टिकल 24 आपको याद रखना पड़ेगा, क्या व्यवस्था करता है? बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें अगला प्रमुख आर्टिकल है आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद 25 क्या है? आपको मालूम है, सभी को मालूम है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का पूरी आज़ादी है। इवन अपने धर्म को परिवर्तित करने का भी अधिकार है, और परिवर्तित करके नए धर्म का या किसी भी धर्म का, आप अपने धर्म या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपको पूरी आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन याद रखिएगा अच्छे से कि ये जो धार्मिक प्रचार कर रहे हैं या आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये सब कुछ किसी लालच के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कुछ किसी लालच के आधार पर किया गया है, ऐसा पाया गया, तो जुर्म दर्ज किया जाएगा, गैर कानूनी घोषित किया गया है। तो ये धर्म परिवर्तन, धर्म प्रचार सिर्फ आपको आज़ादी है अंतःकरण, दिल की आवाज़ कहते हैं ना, अंतःकरण के आधार पर अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया है, किसी लालच के आधार पर किया है, तो गैर कानूनी माना गया है। तो याद रखिएगा, धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति
और कराने वाला व्यक्ति अगर किसी लालच के आधार पर हुआ तो दोनों के दोनों दोषी माने जाएंगे, दोनों के दोनों को दंड दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये तो खैर इसकी बेसिक चीज़ें हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसी आर्टिकल के तहत सिखों को 5 का प्रयोग की अनुमति दे दी गई है। हमको मालूम है सिख धर्म में 5 का प्रयोग अनिवार्य है। हर व्यक्ति, हर सिख जो है वो इन 5 का प्रयोग हमेशा करेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि सिखों के लिए 5 का प्रयोग का आदेश किस सिख गुरु के द्वारा दिया गया। आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं। बहरहाल 5 क, ये 5 क क्या है तो याद रखिएगा 5 क में है केस, ठीक है, दूसरा है कड़ा, तीसरा है कंघा, चौथा है कटार और 5वां है कच्छा। तो ये 5 क हैं। इन 5 का प्रयोग हर सिख हमेशा करेगा। ऐसा प्रावधान, ऐसी आज़ादी उनको कहाँ से मिली? आर्टिकल 25 से मिली। सिर्फ सिखों को ही नहीं, सभी धर्मों को सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी इसी आर्टिकल 25 से मिलती है। तो सिखों को भी ये 5 का, इन 5 का में एक सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो है कटार। इसी को लेके विवाद भी है। बस हम कटार छोटा तलवार है, उसके बदले सिख देखते हैं बड़े बड़े तलवार लेके घूमते हैं। उनको इतने, ऐसा तो कोई लिमिट नहीं, कटार इतना ही होगा, वो बड़े बड़े तलवार लेके घूमते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी है। जबकि आप चाकू तो छोड़िए, अगर आप सिख नहीं हैं तो आप 2.5 इंच, इतना ही होता है 2.5 इंच, 2.5 इंच से बड़ी कोई भी नुकीली चीज़ लेके घूम नहीं सकते। अगर आप 2.5 इंच से थोड़ी सी भी बड़ी नुकीली कोई भी चीज़ लेके घूम रहे हैं तो कानून की नज़र में उसे हथियार माना जाएगा और आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इवन जो वो बोरे सिलने वाला जो सूजा होता है, इस साइज का ही होता है, उसको भी कानून हथियार मानता है। जबकि सिख बड़े बड़े तलवार लेके घूमते हैं, उनको कानूनन इजाज़त मिली है। क्यों ऐसा? क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत भारत में हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और सिख धर्म में ये 5 का प्रयोग अनिवार्य है। गुरुजी ने कहा है, तो वो अपने धर्म को मानते हैं, इसलिए 5 का, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कटार, उनको उपयोग करना ही है। तो वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से एक बहुत ही ज्वलंत मैटर आया था अभी 2 साल पहले। कौन सा? 3 तलाक। मुस्लिम धर्म में 3 तलाक का प्रावधान था। 3 तलाक मतलब 3 बार तलाक ऐसा बोल देने से तलाक हो जाता था। तो इसका पुरुष लोग बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते थे। बात समझ में आ रही? कई केस ऐसे आए कि व्हाट्सएप में 3 बार तलाक लिख के भेज दिया, तलाक हो गया, या मोबाइल से 3 बार तलाक। ऐसे बहुत सारे जब केस आए तो सरकार को वहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर उसके ऊपर मुआयना विवेचना की गई, फिर न्यायालय में चीज गई। तब न्यायालय ने जांच किया तो ये पाया कि ये 3 तलाक है वो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता होता तो धर्म की पुस्तकों में लिखा होता। मुस्लिम धर्म की किसी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा मिला कि 3 तलाक की व्यवस्था है, और यही कारण है कि 3 तलाक की व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब आपको अगर तलाक लेना है तो जो प्रावधान है उसी के तहत आपको तलाक लेना पड़ेगा। तो ये 3 तलाक वाला मैटर भी आप याद रखिएगा, कौन से आर्टिकल से संबंधित था? 3 तलाक, अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25, इसी के तहत ये व्यवस्था की गई। ठीक है, तो आप इनको भी अच्छे से देख लीजिए। फिर अगला आर्टिकल देखते हैं। तो अगला आर्टिकल हम देखें आज, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया। किसको? आर्टिकल 32। आखिर 32 में है क्या?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचार किसका ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा? तो याद रखिएगा, भारत में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, कोई व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकारों को छीन लेता है, तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने की जो व्यवस्था की गई है, उसी व्यवस्था को नाम दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस बात को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हमारे मतलब आपके भी, हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, प्रोटेक्टर कौन है, कौन उसकी रक्षा करता है? कौन करता है? सोच के देखिए। न्यायपालिका। बात समझ में आ रही है? तो न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, चाहे वो हनन कोई व्यक्ति करे, चाहे वो सरकार करे, तो ऐसी दशा में हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का काम किसका है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका इस अधिकार के तहत, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या करेगी? याद रखिएगा, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। एग्ज़ाम में पूछा था कई बार कितने प्रकार के रिट? 5 प्रकार के। ठीक है, तो पहला कौन सा रिट है? तो याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आप सोचते होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो ये सब आपको संविधान में विस्तार से बताया जाएगा। अभी तो सिर्फ आर्टिकल की बातें हो रही है, आर्टिकल का जिक्र होगा। ठीक है, बाकी इनके बारे में क्या है, कहाँ से लिया गया, दुनिया भर की बातें हैं, ये सब आपको विस्तार से बताई जाएंगी जब संविधान की क्लासेस होंगी। तब वहाँ चैप्टर वाइज मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति, वहाँ पे लाइन से होगा। तो दूसरी रीट कौन सी? परमादेश। तीसरा कौन सा है? प्रतिषेध, सेध। और चौथा है उत्प्रेषण। और पांचवा और अंतिम कौन सा है? अधिकार परीक्षा। आपने ये अधिकार, आपको पूछा जाता है कि आपको ये अधिकार किससे मिला है, तो इसको क्या कहा जाता है? अधिकार परीक्षा। तो याद रखिएगा, ये 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार न्यायपालिका को कौन से आर्टिकल से मिला है? आर्टिकल 32 से मिला है। और ये भी याद रखिएगा कि ये रिट कौन जारी कर सकता है? तो सिर्फ 2 ही कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे की अदालतों को ये रिट जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आज हम लगभग 15 आर्टिकल कर चुके हैं। ठीक है, 60 आर्टिकल में। बाकी जो आर्टिकल हैं वो आने वाली वीडियो में हम करेंगे। आप एक एक आर्टिकल को अच्छे से याद करते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी का।